हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कुछ स्पेशल आइटम का। तो हमने एनपीओ की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। ये उसका पार्ट 4 है। तो अगर आपने पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले 3 वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए। तो जो एनपीओ के इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं, एनपीओ के कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो है एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस को हमें किस तरीके से ट्रीट करना है। एंट्रेंस फीस का दूसरा नाम है एडमिशन फीस। तो एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह आपको क्या करना है, ट्रीट करना है और इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि ये क्या है, आपकी इनकम है। तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर का पूरा फॉर्मेट देखा था, उसके अंदर हमने लिखा था बाय एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस एक तरीके की क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, और जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाती हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड आइटम की। तो सेकेंड आइटम है आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस वैसे एक्चुअली होती क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं एनजीओ के या एनपीओ के, तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर मेंबरशिप फीस डिपॉजिट करते हैं। तो मेंबरशिप फीस एक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो एक तरीके से इसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट अगर हमने इसे मान लिया तो ये कैपिटल फंड के अंदर क्या होती है, ऐड होती है। कौन सी साइड में, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं डोनेशन की। तो डोनेशन का मैंने आपको पहले भी बताया है कि डोनेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप के डोनेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। एनपीओ वाला जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले जो डोनेशन वर्ड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप ये क्लियर करेंगे कि वो डोनेशन कौन सा वाला है। स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है उसके आगे क्लियरली लिखा होता है कि वो स्पेसिफिक डोनेशन है, क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन की पहचान करने का मेन तरीका क्या होता है कि जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए दिया जाता है, पर्टिकुलर किसी काम के लिए दिया जाता है। तो उसके आगे क्लियरली मेंशन होता है, जैसे सपोज दैट डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो इस तरीके से उसके आगे मेंशन होता है। तो जनरल डोनेशन क्या होता है, जनरल डोनेशन एक रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह आपको क्या करना होता है, ट्रीट करना होता है, क्योंकि इसके आगे कोई भी मेंशन नहीं होता है कि वो किस पर्पस से दिया गया है। तो वो एक तरीके से एनपीओ की क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिटेड किया जाता है। क्रेडिट का मतलब है क्योंकि ये एक इनकम है, इसको हमें किस तरह से ट्रीट करना है, इनकम की तरह से ट्रीट करना है। तो हम इसको क्रेडिट करेंगे किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्रेडिट करना मतलब आपको बाय साइड में लिखना है उसको। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन मैंने बता दिया कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है। तो एक तरीके से ये आपकी क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, और इसको आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारे सामने लेगेसी। लेगेसी को हिंदी में बोलते हैं वसीयत। तो लेगेसी होता क्या है, पहले एक देख लेते हैं हम। लेगेसी इज अ अमाउंट रिसीव एज अ डोनेशन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ विल ऑफ डिसीज पर्सन। इफ़ इट इज़ नॉट स्पेसिफाई कंडीशन फॉर इट इज़ यूज, इट इज़ ट्रीटेड एज। अगर इसके लिए कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है किसी कंडीशन को, तो इट इज़ ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। इफ़ द कंडीशन इज स्पेसिफाई, इट इज़ अकाउंटेड एज अ स्पेसिफिक लेगेसी एज अ कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पे आपको लेगेसी के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है कि अगर उसके लिए, जैसे कोई डिसीज पर्सन, लेगेसी होता क्या है, जैसे किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, किसी का कोई एग्जीक्यूटर नहीं होता है, कोई पर्सन है, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को वो लोग क्या करते हैं, एनजीओ या एनपीओ के नाम कर देते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा करने से पहले कोई कंडीशन अगर स्पेसिफाई की है कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, तब तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, आपकी कैपिटल रिसिप्ट। और अगर कोई कंडीशन अगर स्पेसिफाई नहीं की है तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। नेक्स्ट है ग्रांट। ग्रांट रिसीव इज अ कैपिटल रिसिप्ट। ग्रांट जो होती है वो आपकी क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। ग्रांट कहाँ से मिलती है, गवर्नमेंट से भी मिल सकती है। ग्रांट एक तरीके से एड होता है, एक तरीके से मदद हम कह सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल हम कह सकते हैं कि कोई सहायता जो है उसको हम ग्रांट कह सकते हैं। तो वो एक तरीके से बड़ी अमाउंट होती है और उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। एंड इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट, इसको हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइटम है सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल। यूज़ का मतलब है ओल्ड। आपके जो पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं उसको अगर आप सेल कर देते हो
तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे। तो इट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट, वो क्या होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अ इनकम, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज अ इनकम लिखी जाती हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। अगर कोई पुराना असेट्स आप बेच देते हैं तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो द रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड असेट्स इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट, वो क्या होती है, एक तरीके से आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है। बट द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट्स इज़ क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लेकिन उसका जो प्रॉफिट होता है, जो सेल करने पे आपने कोई एसेट सेल किया है, अगर आपने बुक वैल्यू से ज़्यादा पे सेल किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रॉफिट होगा। तो वो जो प्रॉफिट होगा उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर आपको लॉस होता है तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स इज़ डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कोई लॉस होता है तो उसको आपको डेबिट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे सामने सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो कोई ओल्ड न्यूज़पेपर जो पड़े होते हैं जिनको हम रद्दी कहते हैं, तो अगर वो बेच देते हैं तो उसकी रिसिप्ट का क्या करना है। तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ठीक है। एंड इट इज़ क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तरीके से रेवेन्यू इनकम मान लो, ठीक है, और उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय साइड में, ठीक है। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं चंदा। तो एनपीओ जो होते हैं उनके जो मेन इनकम होती है वो इसी सब्सक्रिप्शन से ही होती है। तो सब्सक्रिप्शन इज़ अ रेवेन्यू रिसिप्ट, ये बिल्कुल क्लियर रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आफ्टर सम एडजस्टमेंट विच इज़ शोन इन द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट होती है वो हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से डायरेक्टली क्या करते हैं, उठाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और एडवांस में कोई पेमेंट अगर आपके सब्सक्रिप्शन का आ जाता है तो वो अमाउंट भी उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो हमें उसके कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आती है वो आप किस में देखते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखते हो। तो देखिए इसका जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख के आइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये रहा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है इसका हमने किस तरीके से एडजस्टमेंट करके और फिर इसकी जो फाइनल अमाउंट है वो हमने बाहर लिखी थी। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें ऐड में 2 पॉइंट थे और लेस में भी 2 पॉइंट थे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम आगे। ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनरेरियम इज़ अ टोकन पेमेंट मेड टू पर्सन हु हैज़ वॉलेंट्री अंडरटेकन a service which would be normally command a fee. It is an expression of a gratitude rather than the payment of service. Honorarium is a revenue expenses. Honorarium को एक तरीके से आपको revenue expenses की तरह ट्रीट करना है, and debited to income and expenditure account, और उसको क्या करना है, डेबिट करना है किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमेबल होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि क्या होते हैं, कंज्यूमेबल होते हैं। जैसे सपोज दैट मेडिसिन का स्टॉक हो गया, ठीक है, और स्पोर्ट्स के कुछ मटेरियल हो गए, या फिर हम कह सकते हैं स्टेशनरी का कुछ मटेरियल हो गया। तो वो सब किस में आते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर के अंदर आते हैं या कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर आते हैं। तो उसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरीके से लिखना है। तो आपको क्या होता है कि उसका ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो फिर आप क्या करते हो कि जो एडिशनल डिटेल आपको दे रखी होती है वहाँ से इसकी अमाउंट को क्या करते हो, लेते हो, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन होगा, और जो भी परचेज किया है थ्रू आउट द ईयर वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिया हुआ होगा, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से वो अमाउंट आप लोगे। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से क्या लेस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा कंज्यूमेबल गुड्स का वो उसमें से लेस करोगे। तो फाइनली जो अमाउंट आपके सामने आएगी वो आपकी क्या आएगी, वो अमाउंट आएगी जिसको कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट जो थ्योरी है एनपीओ का वो 4 वीडियो के अंदर मैंने समझा दिया है। अगर आप इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियो भी बना लूँ।